अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि हम डिफरेंट जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व कैसे करते हैं या उसके लिए कौन सा मेथड जो है वो अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास जनरल स्टेप्स हैं कुछ। पहले मैं जनरली आपको स्टेप्स जो है वो बताऊंगी, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेके उसको इन स्टेप्स में अप्लाई करेंगे कि कैसे आप डिफरेंट जो है वो स्टेप्स को यूज करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे नंबर 1 जो स्टेप में आ जाता है रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सबसे पहले आप किसी भी चीज के बारे में क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं। आप सब साइंटिस्ट हैं, ठीक है, या हम सब साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होने के लिए कोई आला दिमाग या कोई इस तरह होना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप क्यूरियस हो, तो आप भी एक साइंटिस्ट हो। ठीक है, आप जब किसी चीज के बारे में क्वेश्चन करते हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे हमारे पास जाता है कि हम किसी भी चीज को प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, जब आपने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर लिया तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल वो कोई डिजीज ही थी, ठीक है, आप उसने उस डिजीज को रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप उस डिजीज को ऑब्जर्व करने लगोगे। ठीक है, ऑब्जर्व में आप डिफरेंट उसके सिम्टम्स देखोगे कि ये डिजीज होती है तो इसमें किस तरह के सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक है, या इसके आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है वो देखने लगे, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखोगे कि इसका प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा, आप उससे रिलेटेड फिर डिफरेंट डाटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, उस डिजीज से रिलेटेड कि इसके सिम्टम्स ये हैं, इसके कॉजेज ये हैं, आप डिफरेंट अपने पास एक डाटा कलेक्शन करते हो। तो बेसिकली वो जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, उसको एनालाइज कर रहे होते हो, वो आपकी सारी क्या होती है, ऑब्जर्वेशंस होती है। जब आप एक इनफ अमाउंट में डाटा कलेक्ट कर लेते हो, ऑब्जर्वेशन आपके पास आ गई हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन से आप एक जनरल से एक स्टेटमेंट बना देते हो। ठीक है, कि मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की थी, इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे मैं ये क्वेश्चन अराइज कर रही हूँ, या मैं ये एक जनरल सी स्टेटमेंट दे रही। ठीक है, अब वो जो जनरल स्टेटमेंट आप दे देते हो किसी भी ऑब्जर्वेशन के बाद, उसको समराइज करने के लिए एक सिंपल सी जो आप स्टेटमेंट दे देते हो, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस जो होता है, अब जो आपके पास एक जनरल स्टेटमेंट आती है या जिसको आप हाइपोथेसिस बोलते हो, उस हाइपोथेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, जो फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, वो जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है, ऑब्जर्वेशन किया, चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद जब आपने उसका हाइपोथेसिस बनाया, तो नंबर 1 वो एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, कि वो कोई बिल्कुल आप कॉम्प्लेक्स वे में या इस तरह की स्टेटमेंट ना दे दो कि जो समझ में ही ना आए किसी को, वो बिल्कुल एक जनरल सी स्टेटमेंट दे आप। ठीक है, नंबर 2, वो एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए कि आप उस पर फर्म नहीं हो बिल्कुल, वो किसी भी टाइम पे रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, या वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास वो आपने जो चीजें ऑब्जर्व की हुई है, वो स्टेटमेंट जो है उसके साथ एग्री करना चाहिए। ऐसा ना ऑब्जर्वेशन में आपने कोई और चीज ऑब्जर्व की हुई है, जो डाटा कलेक्ट किया है वो और है, लेकिन जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो वो स्टेटमेंट उन ऑब्जर्वेशन के साथ मैच ही नहीं कर रही। आपकी जो स्टेटमेंट है या जो आपका हाइपोथेसिस है, वो आपका एग्री करना चाहिए विद योर ऑब्जर्वेशंस, विद योर डाटा दैट यू हैव कलेक्टेड। उस सारे डाटा के साथ उसको एग्री करना चाहिए, और लास्ट में वो उसको आप टेस्ट कर सको। कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सको जिसको मैं अप्लाई ना कर सकूं, या जिसको मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके चेक ही ना कर सकूं कि ये स्टेटमेंट ठीक भी है या नहीं है। ठीक है, तो वो टेस्टेबल होनी चाहिए और पोटेंशियली फाल्सिफिएबल, मतलब उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो, उसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, कोई इतनी रिजिड स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जिसको आप प्रूव ही नहीं कर सकते। जब आप उसको प्रूव ही नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे आप जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करोगे कि ये जो है ये ठीक है या नहीं है। दूसरा किस तरह प्रूव करेगा आपकी बात को कि ये आपका स्टेटमेंट जो था वो ठीक था या नहीं था। तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके हाइपोथेसिस में होनी चाहिए। जब आप अपना हाइपोथेसिस बना लेते हो, तो उसके बाद आप उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड करते हो। और जब आप किसी चीज का एविडेंस प्रोवाइड करते हो ना, तो फिर आप लॉजिक देते हो कि अच्छा ठीक है, वो मैंने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए मेरे पास ये वाला एविडेंस है। ठीक है, और वो जब आप एविडेंस प्रोवाइड करते हो ना, तो उसके साथ आप इफ और देन का लॉजिक यूज करते हो कि अगर ये ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आप अगर कहते हो कि कोई भी कहते हो कि मैं कहती हूँ कि जो सारे बर्ड्स है ना,
जो फेदर्स, बर्ड्स उनके पास फेदर होने चाहिए, ठीक है। तो अब फेदर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है बर्ड्स की, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि अगर वो बर्ड है देन उसके पास जो है वो फेदर्स होने चाहिए, ठीक है। कि आप उसको बर्ड तब कहोगे जब उसके पास फेदर है। तो इफ और देन का जो है हमने क्या कर दिया, लॉजिक, हम लॉजिक यहाँ पे यूज करते हैं। तो जब भी आप अपने हाइपोथेसिस के साथ कोई एविडेंस प्रोवाइड करते हो और इफ और देन यूज करके एक स्टेटमेंट बनाते हो, तो फिर वो आपके पास आ जाती है डिडक्शंस, ठीक है। और फिर आगे फर्दर आगे जब आप देखते हो तो वो कहते हैं डायरेक्ट डिडक्शंस भी होती है, इनडायरेक्ट डिडक्शंस भी होती है। लेकिन आपके सिलेबस में आप जस्ट जनरल स्टार्ट करो कि जब आपके एविडेंस प्रोवाइड कर दो तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपने एविडेंस प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, तो अब उसको देखने के लिए कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो क्या वो ठीक भी है या नहीं, अब मैं उसको प्रूव करूंगी, ठीक है। कि आपके एविडेंस को देखूंगी या आपके लॉजिक्स को देखूंगी कि क्या वाकई ही में ऐसी बात है जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो प्रूव करने का क्या होता है कि जो बात आप कर रहे हो मैं उसको एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करके देखूं, ठीक है। तो इसको क्या करूंगी, फिर मैं उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके देखूंगी। फिर आप क्या करोगे कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम दो ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो हमारे पास आइडियल सिस्टम होता है कि नॉर्मल सिचुएशन में रिजल्ट्स ये होंगे, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल वो होता है जिसमें आप जो चीज चेक कर रहे हो कि जब एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हो कि ये इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, अगर वो कंट्रोल ग्रुप से मैच करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो वो एक आप कंट्रोल ग्रुप रख रहे हो नॉर्मल सिचुएशन में ये होगा, या दूसरा आप देखो कि अगर कोई डिजीज स्टडी कर रहे हो तो आप नॉर्मल पेशेंट्स, नॉर्मल जो पर्सन है देखोगे कि उनके अंदर प्रोसेस कैसा हो रहा है और जिनके अंदर डिजीज हो रही है एक्सपेरिमेंट के अंदर उनके अंदर प्रोसेस कैसा हो रहा है। तो वो जो डिजीज पर्सन है वो सारे किसमें आ जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आ जाएंगे, और जो नॉर्मल पर्सन जिनका डाटा लिया हुआ है वो सारा आपका क्या आ जाएगा, कंट्रोल ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। फिर आप दोनों के रिजल्ट्स देखोगे, रिजल्ट्स इन्फर करोगे, उनको एनालाइज करोगे। अगर तो यहाँ पे अब आपके पास दो सिचुएशंस है, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपके पास रिजल्ट्स आ गए। अगर आपके रिजल्ट्स जो है वो मैच कर जाते हैं आपके हाइपोथेसिस के साथ जो आपने स्टार्ट में एक स्टेटमेंट दी थी, अगर आपके रिजल्ट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका हाइपोथेसिस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, देन इट विल बिकम अ थ्योरी, ठीक है। लेकिन अगर आपका हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट नहीं करता, आपके एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपके हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट है, वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आपने जो हाइपोथेसिस दिया था, जो जनरल स्टेटमेंट दी थी वो प्रूव ही नहीं हुई, तो इसका मतलब है आपका हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, आप दोबारा से स्टेप 1 पे चले जाओगे, ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है आपने चीजों को ठीक से ऑब्जर्व भी नहीं किया था, ऑब्जर्व करने के बाद आपके ऑब्जर्वेशन आप दोबारा से जाओगे, आप स्टेप 1 पे चले गए हो, ठीक है। दोबारा से डाटा कलेक्ट करोगे, दोबारा से चीजों को देखोगे और दोबारा से एक न्यू स्टेटमेंट बनाओगे, ठीक है। ये तब है जब अगर आपका रिजल्ट जो है वो ऑपोजिट है आपके हाइपोथेसिस से। लेकिन अगर वो मैच कर जाते हैं तो फिर वो आपका हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा, थ्योरी। और थ्योरी जो है वो बहुत सालों तक जब उस पे बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और बार बार वो आपको एविडेंस प्रोवाइड करती है कि आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो फिर वो आपका लॉ बन जाता है, और लॉ जो है उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारे यूनिवर्सल लॉ है ना, ठीक है, अर्थ मूव अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट लॉज यूज करते हैं, यूनिवर्सल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, जैसे हम कहते हैं कि ग्रेविटी जो है वो हर चीज को अपने सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जो है वो पुल करती है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, अब आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप कहते हो कि आप अर्थ के ऊपर जो चलते हो वो किसकी वजह से चल रहे हो, ग्रेविटी की वजह। अगर अर्थ के ऊपर से ग्रेविटी खत्म हो जाए, वो फोर्स खत्म हो जाए, तो हम अर्थ के ऊपर चल नहीं सकते, ठीक है। जैसे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो मून पे जाते हैं, तो वो वहां पे क्यों वहां पे चल नहीं सकते, क्योंकि मून के ऊपर ग्रेविटी नहीं है, अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है, इसलिए हम इससे स्मूथली चल सकते हैं इसके ऊपर। तो ये कुछ लॉज हैं जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद बहुत सालों तक इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। और इसको आप जो है वो उनके रिजल्ट्स के बाद जो जब वो रिजेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ऑपोजिट रिजल्ट्स नहीं आए, तो वो फिर क्या बन गया, लॉ बन गया। लेकिन स्टार्ट में वो क्या रहती है, थ्योरी रहती है। थ्योरी बहुत सालों तक भी रहती है, और जरूरी नहीं है कि थ्योरी आपके हर दफा लॉ बन जाए। बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं, इनकी आगे आपने केमिस्ट्री में पढ़नी है, फिजिक्स में पढ़नी है,
बहुत सारी बायोलॉजी में ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत सालों तक हम उसको मानते रहे, एडमिट करते, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हमें कहीं से एविडेंस मिला कि नहीं, ये जो इतने सालों से हम बात करते आ रहे हैं ये तो इस तरह है ही नहीं, इसका तो रीजन कुछ और है। तो थ्योरी भी क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है लेकिन लॉ रिजेक्ट नहीं हो सकती। जब एक दफा लॉ बन जाएगा तो वो फिर वो आपका, इसका मतलब है कि आपने 100% प्रूफ दे दिए हैं ये चीज जो है इसी तरह होगी, तो इसलिए वो क्या बन गया, लॉ बन गया। अब ये जो सारे स्टेप्स हैं इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, अब आपको वो एक एक स्टेप जो है वो समझ आ जाएगा कि आपने ये बायोलॉजिकल मेथड, ये स्टेप्स किस तरह यूज करने हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है मलेरिया। मलेरिया एक डिजीज है, ठीक है, और ये अभी भी की न्यू डिजीज है, बहुत पुरानी एंशिएंट टाइम से, आपको 2000 साल पहले से ये बीमारी चलती आ रही है। ठीक है, ये बहुत पुरानी है और इसमें एंशिएंट टाइम की डिजीज है। ठीक है, इसमें अब हमने कहा कि मलेरियल पेशेंट्स को ना हमने ऑब्जर्व किया, एक बीमारी आई, ठीक है, जिससे लोगों की जान चली जाती थी। ठीक है, डेथ्स बहुत ज्यादा, डेथ रेट इसका बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने इसके ऊपर इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, इसको देखना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि ऑब्जर्वेशन में उनके पास क्या आया कि सबसे पहले तो हमने उसके सिम्टम्स देखे कि जिस मलेरियल पेशेंट होता है, जिसको मलेरिया की बीमारी हो जाती है, उसको क्या होता है, उसको बुखार हो जाएगा, उसको चिल्स, जो सर्दी लगेगी, बुखार होगा, नोजिया फील होगा, वॉमिटिंग लाइक कंडीशंस जो होती हैं। ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं उसके अंदर। ठीक है, फिर हमने दूसरी, एक तो ये हमने उसके सिम्टम्स देखे, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थे, हमने ऑब्जर्व किया मलेरियल पेशेंट्स को। दूसरी हमने चीज ऑब्जर्व की कि मलेरिया और मार्शी एरियाज, मार्शी एरिया कैसे कहते हैं, दलदल के इलाके जहाँ पे पानी और मिट्टी जो है वो मिक्स हुआ होता है, वो इलाका, इनका आपस में कोई लिंक है। क्योंकि आपको मलेरियल पेशेंट्स हमेशा उन्हीं एरियाज में ज्यादा मिलेंगे जो मार्शी एरियाज है, उसके करीब करीब रहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा जल्दी सफर करते हैं, या उनको जो है वो वहां पे आपको मलेरियल पेशेंट्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि मार्शी एरियाज और जो मलेरिया है उसका कोई ना कोई आपस में लिंक है। ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व की अभी आपने। ठीक है, सेकेंड आपने क्विनिन एक केमिकल है, ठीक है, जो कि सिंकोना और दूसरे प्लांट से कलेक्ट किया गया था। ठीक है, और देखा गया कि क्विनिन केमिकल जो है ना, जब वो आप इन मलेरियल पेशेंट्स को देते हो ना, तो ये उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। उससे क्या होता है कि मलेरिया के पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि क्विनिन केमिकल जो है उसका वो किसी न किसी तरह इसको ठीक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन थी, ये ड्रग जो है वो इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी आप सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ये आपका नंबर 1 ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा कि ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। पहले जब देखा गया ना कि मार्शी एरियाज और मलेरिया का आपस में कोई लिंक है, तो उन्हें लगा कि शायद वो पानी पीने से, जब लोग इस तरह का पानी पीते होंगे तो उसके थ्रू जो है कुछ ना कोई जर्म जो है वो बॉडी के अंदर जाता होगा, उससे मलेरिया होता होगा। तो उन्होंने क्या किया, वैसे ये चीज मैं आपको स्प्रेड ऑफ मलेरिया में आगे डिटेल में बताऊंगी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ लोगों ने वॉलंटरीली, जबरदस्ती नहीं कि जबरदस्ती किसी को दलदल वाला पानी पिला दिया, कुछ लोगों ने वॉलंटरीली खुद अपनी मर्जी से उस पानी को पिया, लेकिन उसके बाद देखा गया कि उसके अंदर मलेरिया के कोई सिम्टम्स शो नहीं हुए। जिसका मतलब है कि वो जो उस मार्शी एरिया का वाटर है उसको पीने से मलेरिया नहीं होता। ये भी अब हमारी एक ऑब्जर्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखा कि जो भी मलेरियल पेशेंट्स थे ना, उनके जब ब्लड सैंपल्स लिए गए, उन्हें माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि उन सारे मलेरियल पेशेंट्स के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम जो जर्म है या माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो उन्हें नजर आया। इसका मतलब है कि प्लाज्मोडियम जो है वो रीजन है मलेरिया की। तो अब ये सारी ऑब्जर्वेशंस देखते हुए हम नंबर 2 स्टेप पे चले गए। हमारे पास ये सारी ऑब्जर्वेशंस आ गई मलेरिया की, तो हम नंबर 2 स्टेप पे चले गए, दैट इज हाइपोथेसिस। तो हमने यहाँ पे इन सारे डाटा को देखते हुए एक जनरल सी स्टेटमेंट बना दी दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का जो बेसिक कॉज है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम क्या है, एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है, एक जर्म्स है। जो जब हमने मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया, ब्लड को हमने माइक्रोस्कोप से स्टडी किया तो हमें छोटे छोटे जर्म्स नजर आए, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, प्लाज्मोडियम। लेविरॉन जो साइंटिस्ट था उसने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप से, और ऑब्जर्व करने के बाद उसने इसको प्लाज्मोडियम का नाम दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हाइपोथेसिस आ गया, हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट्स आ गई। अब हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप हम कहाँ पे जाएंगे, डिडक्शन पे जाएंगे। अब हम इसको कोई एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, कोई लॉजिक देंगे, इफ एंड देन की
टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिडक्शंस। डिडक्शन में अब हमने इसको क्या करना है, एविडेंस प्रोवाइड करना है, कोई लॉजिकल स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज देन इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल मलेरियल पेशेंट्स, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, तो इसका मतलब है कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही है ना, अगर हम कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके अंदर लाजमी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अगर प्लाज्मोडियम नहीं होगा, कोई ऐसे पेशेंट्स हमें मिल जाते हैं एक्सपेरिमेंट में, नेक्स्ट स्टेप में अगर हमें कोई ऐसा मिल जाएगा जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होगा, तो ये हमारा हाइपोथेसिस वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्लाज्मोडियम रीजन नहीं है मलेरिया की, उसकी रीजन कुछ और है, फिर हमें दोबारा ऑब्जर्वेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने हाइपोथेसिस के लिए एक लॉजिक दिया कि अगर प्लाज्मोडियम कॉज है तो फिर क्या होना चाहिए, मलेरियल पेशेंट्स में होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या जाएंगे कि डिडक्शंस के बाद हमारे पास आ गया एक्सपेरिमेंट। अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, दो ग्रुप्स बनाएंगे, एक कंट्रोल ग्रुप होगा और एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। अब हम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंट्रोल ग्रुप में भी 100 इंडिविजुअल जो नॉर्मल, जिनको मलेरिया नहीं था, जो नॉर्मल पर्सन थे, उनका ब्लड कलेक्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है। और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन्होंने 100 ऐसे पेशेंट्स का ब्लड ले लिया जिनको मलेरिया था, ठीक है। और दोनों ग्रुप्स के अलग अलग उन्होंने ब्लड सैंपल्स जो उनको क्या किया, ऑब्जर्व किया, उनको माइक्रोस्कोप से देखा उन्होंने। तो जो उनके पास रिजल्ट्स आए ना, वो कुछ इस तरह थे कि जो कंट्रोल ग्रुप में थे ना 100 नॉर्मल पर्सन जिनको मलेरिया नहीं था, ठीक है, उनमें जो है वो 7% ऐसे थे जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मिला, लेकिन वो सारे हेल्दी थे, उनमें किसी को भी मलेरिया नहीं था। लेकिन उसमें से 7 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिसके अंदर प्लाज्मोडियम तो था लेकिन उनको मलेरिया नहीं था, ठीक है। अभी आपने इस पॉइंट को यहीं पे रखना है, अब वो फिर हम बाद में उसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उसने कौन से लिए थे, वो ब्लड सैंपल्स लिए थे उन लोगों के जिनको मलेरिया था, ठीक है। तो उसने देखा कि वो जितने 100 के 100 इंडिविजुअल्स है ना, उन सब के ब्लड सैंपल्स में से उसको प्लाज्मोडियम मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइपोथेसिस क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि मलेरिया का बेसिक कॉज जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो रहा था जो कंट्रोल ग्रुप है जिनको मलेरिया नहीं था, ठीक है, उनके फिर क्या हुआ, उनमें 7 इंडिविजुअल्स में प्लाज्मोडियम तो था लेकिन उनको मलेरिया क्यों नहीं था फिर, ठीक है। तो फिर बाद में जब दोबारा से रिसर्च हुई, दोबारा से बहुत डिटेल स्टडीज हुई, तो फिर पता चला कि प्लाज्मोडियम जर्म्स जो है जब किसी हेल्दी इंडिविजुअल में एंटर होता है, ठीक है, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए या उसको अपने सिम्टम्स शो करने के लिए कुछ ड्यूरेशन चाहिए होता है, कुछ टाइम पीरियड चाहिए होता है। वो जब बॉडी के अंदर जाएगा, वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, रेप्लिकेट करने करेगा, तो इतने टाइम के लिए वो क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वो आपको कि एक तरह से डॉर्मेंट स्टेट में होता है, वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा था लेकिन अभी उसके सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होते। तो बेसिकली वो जो 7 इंडिविजुअल्स थे उसमें अभी वो क्या कर रहा था, वो वहां पे प्लाज्मोडियम अभी इंक्यूबेशन पीरियड में था, अभी उसने अपने सिम्टम्स शो नहीं किए थे, इस वजह से वो हमें क्या मिले, उनको मलेरिया नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन उसमें प्लाज्मोडियम था। आगे जाके पता चला कि वो 7 इंडिविजुअल्स, वो चीज प्रूफ होगी कि उन 7 इंडिविजुअल्स को भी मलेरिया हो गया, ठीक है, जिससे ये चीज प्रूव होगी कि प्लाज्मोडियम ही बेसिक कॉज है किसका, मलेरिया का। तो उसके बाद फिर हमने उसको थ्योरीज बनाया, फिर हम उसको अपने रिजल्ट्स को हमने उसको एनालाइज किया और हमने अपना हाइपोथेसिस जो है उसको क्या करवा दिया, प्रूव करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपने बेसिकली मलेरिया जो आपका कॉज था, प्रॉब्लम था, डिजीज थी, उसको सॉर्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए आपने डिफरेंट स्टेप्स यूज किए और इन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक था कि ये स्प्रेड कैसे होता है। वहां पे हमने स्टार्ट में बात की कि ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। पहले हम कहते हैं कि मार्शी वाटर जो है, मार्शी एरियाज है, उसका और मलेरिया का आपस में लिंक है। लेकिन सेकंड हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि मार्शी वाटर जो है वो पीने से मलेरिया नहीं होता। तो फिर मलेरिया जो है वो इंडिविजुअल्स में आता कैसे है, स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए।
ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि जो लोग जो है मार्शी एरिया से दूर रहते हैं, ठीक है, उनको मलेरिया नहीं होता, और जो मार्शी एरिया के करीब जो घरों के अंदर सोते हैं, ठीक है, उनको मलेरिया, या इंडोर्स जो घरों के अंदर रूम्स के अंदर बंद सोते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो लोग बाहर सोते हैं, खुले एरिया में सोते हैं, उनके करीब, जगह के करीब सोते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या वो ज्यादा सफर करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि जो लोग नेट यूज करते हैं, हम देखते हैं मॉस्किटो से वगैरह से बचने के लिए आप क्या करते हो, जब आप अगर गांव वाली साइड पे जाओ तो लोग अगर बाहर सोते हैं वहां पे, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट नेट यूज करते हैं और नेट के अंदर सोते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो लोग नेट के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, ठीक है, उनके चांसेस कम होते हैं। जो लोग नेट यूज नहीं करते वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं इस डिजीज से, ठीक है। अब ये आई ना ऑब्जर्वेशन, तो फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने ये बेसिकली जो मलेरिया स्प्रेड हो रहा है वो मॉस्किटोज की वजह से स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। मॉस्किटो आपको पता है कि बाइट करता है ह्यूमंस को ब्लड सक करने के लिए, ठीक है। जब वो बाइट करेगा तो बाइट करने के दौरान जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो अपने ब्लड अपने माउथ के जरिए ह्यूमन ब्लड के अंदर क्या करवा देगा, इंजेक्ट कर देगा, जिससे प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन के ब्लड के अंदर चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है फीमेल मॉस्किटो। मॉस्किटो तो दोनों होंगे ना, मेल भी और फीमेल। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि जो मेल मॉस्किटोज है ना वो बाइट नहीं करते, ठीक है, वो अपना फूड हमेशा जो है वो प्लांट्स के नेक्टर से लेंगे या इस तरह जूसेस से लेंगे। जो आपको बाइट करते हैं ना मॉस्किटोज, वो हमेशा फीमेल मॉस्किटोज होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो ब्लड सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं। जो मेल मॉस्किटोज होते हैं उनके पास जो है वो ब्लड सकिंग माउथ पार्ट्स नहीं होते। अब फीमेल की क्यों स्पेसिफिकली उनके पास जो है वो माउथ ब्लड सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं? बेसिकली फीमेल क्या पता है आपको, अंदर एग्स होते हैं, ठीक है, उनको एग्स की डेवलपमेंट के लिए एक प्रोटीन चाहिए होती है, ठीक है, और वो प्रोटीन उन्हें कहाँ से मिलती है? वो उन्हें बेसिकली एनिमल्स के ब्लड से मिलती है। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मैमल्स और उनमें ह्यूमंस को अगर आप देखो, ठीक है, कि ह्यूमन के ब्लड में एक ऐसी प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि उनके लिए जरूरी होती है उनकी एग की डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली वो जो आपका ब्लड सक कर रही होती है ना, वो सक इसलिए कर रहे थे उसके लिए, उसके अंदर से वो अपने स्टमक में उस प्रोटीन को लेके जाती हैं और उस प्रोटीन को यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग। अब वो क्या होगा कि जब वो आपको बाइट करेगा ना, आपकी स्किन को पर्च करेगा, ठीक है, पंच करेगा, तो उसके दौरान वो क्या करेगा, स्लाइवा रिलीज करेगा। स्लाइवा क्यों रिलीज करता है? आपको पता है कि आपका ब्लड जब निकलता है, कहीं पे भी आपको कट लगेगा तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, फिब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से आपका ब्लड क्या होने लग जाता है, क्लॉट होने लग जाता है, ठीक है। तो अगर मॉस्किटो इसी तरह से ब्लड सक करेगा, वो ब्लड जो है वो उसके अपने ही माउथ के अंदर या किनाल के अंदर या स्टमक के अंदर जो है वो क्लॉट हो गया, तो वो तो उससे उसको फायदा नहीं होगा ना, तो उससे वो क्या करता है, स्लाइवा रिलीज करता है। स्लाइवा में ऐसी प्रोटीन होती है जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती, ठीक है। तो वो जब स्लाइवा रिलीज कर रहा होता है स्किन के अंदर, तो स्लाइवा के थ्रू ही प्लाज्मोडियम जो क्या है ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है, और फिर वो अपना कुछ टाइम लेता है, इंक्यूबेशन पीरियड गुजारता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वो क्या करता है, वो इफेक्ट कर देता है और उससे आपको मलेरिया के क्या होते हैं, सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। और जिससे फिर ये चीज प्रूव होगी कि फीमेल जो एनोफिलीज उन्होंने जो है वो लेकी मॉस्किटो जो है वो बेसिक कॉज है स्प्रेड ऑफ मलेरिया के लिए, ठीक है। वो जो है प्लाज्मोडियम को एक हो से एज अ वेक्टर यूज होता है। वेक्टर हम कहते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एक पार्ट से जर्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा हो, तो उसको हम एज अ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एनाफिलिस उसमें इस पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। क्या हुआ कि पहले जो है वो मॉस्किटो फीमेल जो मॉस्किटो उसको बाइट करवाया गया मलेरियल पेशेंट से, ठीक है। जब उसने उसको बाइट किया तो फिर उसी मॉस्किटो को बाइट करवाया गया एक नॉर्मल जो है वो पर्सन से। जब उसने नॉर्मल पर्सन को बाइट किया तो उससे क्या हुआ, मलेरिया के सिम्टम्स शो हुए। फिर इस पहले स्पैरो पे किया गया, पहले जो है वो डिजीज जब मलेरियल स्पैरो ली गई उसको बाइट करवाया गया मॉस्किटो से, उसके बाद उस हेल्दी स्पैरो पे, तो हेल्दी स्पैरो पे मलेरिया सिम्टम्स शो हुए। फिर उन्होंने ह्यूमंस पे ये एक्सपेरिमेंट किया और उससे ये चीज प्रूफ होगी कि मॉस्किटो ही जो है उसकी वजह से मलेरिया क्या होता है, स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दैट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इंशाल्लाह अपने
नेक्स्ट जो है वो चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।